गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन गाउस की प्रमेय, इस प्रमेय को पढ़ेंगे, इसका सत्यापन करेंगे। पिछले जो टॉपिक था, जो लेक्चर था, उसमें हमने जो बात की थी तो उसमें क्या किस चीज़ के बारे में बात की थी? तो एक तो था क्षेत्रफल सदिश, दूसरी राशि थी उसमें ठोस कोण या घन कोण, एक चीज़ थी विद्युत फ्लक्स और आवेश का सतत रूप से वितरण। आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो गाउस की प्रमेय, यहाँ से अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या है गाउस की प्रमेय, एक बार इसको समझेंगे। गाउस ने प्रमेय में क्या दिया था? तो हमने एक जो शब्द पढ़ा था पिछले चैप्टर टॉपिक में, उसमें था विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था, फाई बराबर क्या था? ई ए कॉस थीटा। मतलब किसी भी स्थान से जो फ्लक्स गुजरता है, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होता है? ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए यानी क्षेत्रफल, और थीटा का कॉस, उन दोनों के बीच बनने वाला कोण। अब कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं उसमें ना तो या तो हमको ई में दिक्कत आती है, या ए के मान में दिक्कत आती है, या उनके बीच बनने वाले कोण के मान में दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में हम फ्लक्स की गणना कैसे कर सकते हैं? उसके लिए गाउस नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, एक प्रमेय दी थी। उस प्रमेय का अध्ययन करने वाले हैं हम। तो उस प्रमेय में क्या था? तो प्रमेय का स्टेटमेंट सुनिए एक बार। तो प्रमेय उसने दी थी, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या चीज़? विद्युत फ्लक्स। किससे गुजरने वाला? किसी भी बंद पृष्ठ से। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या होता है? तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसका मान होता है किसके बराबर होता है? 1/ε0 गुना। किस चीज़ का 1/ε0 गुना? उस पृष्ठ में जितना भी आवेश है उन सभी आवेशों के बीज गणितीय योग का। तो बीज गणितीय योग किसका? आवेशों का। तो आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। योग करना है तो ये हो गया सिग्मा। बीज गणितीय योग का मतलब है चिन्ह के साथ, प्लस वाले प्लस के साथ जुड़ेंगे, माइनस वाले माइनस के साथ जुड़ेंगे, और प्लस और माइनस आपस में चिन्ह के साथ जुड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे ε0। तो ये जो सिद्धांत है ये गाउस ने दिया था, ये तरीका बताया था जिसकी सहायता से हम फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो ना तो हमको इसके लिए ई की आवश्यकता है, और ना ही ए की आवश्यकता है, ना ही कोण थीटा की आवश्यकता है। केवल हमको आवेश पता होना चाहिए, वहाँ पर कितना आवेश है। तो इसकी सहायता से किसी भी प्रकार की आकृति है, कोई भी पृष्ठ किसी भी आकृति का है, किसी भी आकृति का मतलब वो नियमित भी हो सकता है और अनियमित भी हो सकता है। नियमित और अनियमित का मतलब क्या है? कि जिन आकृतियों को हम जानते हैं, देखकर हम पहचान लेते हैं, वो आकृतियाँ कहलाती हैं नियमित, और जिन आकृतियों को देखकर हम नहीं पहचान सकते वो ऐसी आकृतियाँ कहलाती हैं अनियमित। ठीक है। तो क्या था स्टेटमेंट? तो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, निर्गत का मतलब निकलने वाला, निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणितीय योग का, कौन से योग का? बीज गणितीय योग का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है, यानी 1/ε0 गुना सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू बटे ε0। फ्लक्स है तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हो गया गाउस की प्रमेय और उसका स्टेटमेंट, यानी उसका कथन। तो क्या था? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। अब वाकई में ऐसा है या नहीं है, उसके लिए हम इसका सत्यापन करेंगे, इसको प्रूव करने वाले हैं अपन। तो सत्यापन करेंगे तो देखें कैसे करते हैं। तो गाउस की प्रमेय जो है उसका सत्यापन, प्रूव करने वाले हैं अपन। तो प्रूव में हम दो तरीके से करने वाले हैं। एक तो जो आपका मेथड है पहला, ये आपका बुक का सीधा सीधा मेथड है वो है। दूसरा है, एक क्वेश्चन बनता है कि कूलाम के नियम की सहायता से गाउस की प्रमेय का सत्यापन करो। तो दूसरा तरीका है, दो तरीके से अपन सत्यापन करने वाले हैं। इसको हम नाम दूसरा देने वाले हैं। एक है नियमित आकृति के पृष्ठ के लिए, नियमित आकृति के पृष्ठ के लिए, रेगुलर सरफेस है उसके लिए क्या होगा? तो रेगुलर मतलब जिसको हम जानते हैं आकृति, उदाहरण के तौर पे हमने एक गोला ले लिया,
तो चित्र को देख कर हम पहचान सकते हैं कि क्या है, ये गोलीय पृष्ठ है। तो एक गोलीय पृष्ठ ले लिया जिसका केंद्र हमने मान लिया O है और इसकी त्रिज्या हमने मान ली R है। R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, इसके केंद्र O पर एक आवेश रखा हुआ है, हमने माना आवेश Q है। हमको सिद्ध करना है कि इस पूरे गोले से जो फ्लक्स गुजरेगा उसका मान इसमें कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमने क्या काम किया, यहाँ पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं सतह पर। ये दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। इस पर एक छोटा सा हमने टुकड़ा ले लिया क्षेत्रफल का, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव। इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर होगी और जिसकी दिशा कैसी होती है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। तो E का मान कितना हो जाएगा, Q के कारण यानी प्लस Q के कारण, कहाँ पर, बिंदु P। बिंदु P कहाँ है, सतह पर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर सूत्र होता है K/Q/R²। K कांस्टेंट है, Q आवेश है, तो आवेश हमारे पास Q है और R इसकी त्रिज्या जो दूरी है, तो वो त्रिज्या R के बराबर होगी। चाहो तो हम इसको सीधे सीधे यहाँ पर ही R मान लेते हैं। तो केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर इसकी हमको कल्पना करनी है O से R दूरी पर। ठीक है, अब ध्यान कीजिए, ये जो सतह ली हमने गोली पृष्ठ, जो पूरा हमारे पास गोला है, उस गोली पृष्ठ की ये सतह है। इस सतह पर हमने बिंदु P पर एक क्षेत्रफल माना है और हमने टॉपिक में पढ़ा था क्षेत्रफल की दिशा कैसे होती है, सदैव तल के लंबवत। तो उसकी दिशा इसके तल के लंबवत होगी। तो तल के लंबवत मतलब ये इसके क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी। तो हमने माना ये जो छोटा सा हिस्सा है, इतने का क्षेत्रफल है dA और दिशा कैसी होगी इसकी, तो dA वेक्टर। अब E हमारे पास है, A वेक्टर इसकी दिशा हो गई। चित्र में हम देख रहे हैं E वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और dA वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा, दोनों एक दिशा में है, समान दिशा में है। तो दोनों को लीनियर है, एक ही दिशा में है। अतः बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, छोटे से हिस्से से हम फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। बिंदु P से निर्गत मतलब निकलने वाला, निर्गत फ्लक्स तो कितना होगा, छोटा सा हिस्सा है तो फाई का हमने छोटा सा मान लिया d फाई। तो d फाई सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। सूत्र पढ़ चुके हैं, फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, d फाई है तो dA वेक्टर। अब चित्र में देखते हैं E वेक्टर और A वेक्टर एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में है, तो इसके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, समान दिशा में कोण होता है 0। तो ये हो जाएगा EDA cos 0 डिग्री। cos 0 का मान हम जानते हैं, तो cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान होता है 1। तो E × dA बचा हमारे पास फ्लक्स। तो गोलीय पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिस पर एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल का अवयव लिया है dA। तो जहाँ dA वेक्टर और E वेक्टर समान दिशा में है, उस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो उसका मान है E × dA। ठीक है, E का मान लगा सकते हैं हम। तो E का मान लगाएं तो KQ/R² × dA। बात समझ में आ गई। तो छोटे से क्षेत्रफल से, छोटे से हिस्से से फ्लक्स कितना गुजरा, उसकी हमने गणना कर ली। हमको पूरे गोलीय पृष्ठ से निकालना है। अतः संपूर्ण यानी पूरा गोला हमने ले लिया, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो फाई हो जाएगा। फाई की वैल्यू कैसे हो जाएगी, फाई क्या करेंगे हम, समाकलन किसका, डी फाई का। डी फाई एक छोटा सा हिस्सा है, उसका समाकलन कर दिया तो ये हो गया डी फाई। समाकलन हम पढ़ के आए हैं पहले से, कई 11वीं में हमने कई चैप्टर में किया था, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर आने वाला है। अंतर क्या आने वाला है कि हम जो समाकलन कर रहे हैं एक बंद पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, पूरी की पूरी आकृति बंद है, तो इसका जो समाकलन होता है उस समाकलन को, समाकलन का चिन्ह तो यही है, इसके ऊपर एक ऐसा सर्किल अपन और लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बंद समाकलन। बंद समाकलन का मतलब क्या हुआ
किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज सरफेस के लिए समाकलन करना है। समाकलन केवल केवल उसका प्रतीक अलग हो गया और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। बाकी पूरी कैलकुलेशन, पूरा फॉर्मूला हमारा वैसा का वैसा रहने वाला है। केवल ये आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है कि किसी गोल बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे हैं। बराबर, अब डी फाई का मान लगा दिया तो बंद समाकलन डी फाई का मान कितना है, तो डी फाई का मान है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक, अब देखेंगे चित्र में, इसमें कैलकुलेशन में समाकलन किसके रेस्पेक्ट है, तो समाकलन ए के सापेक्ष है। तो जिसके साथ डी लगता है उसके सापेक्ष समाकलन होता है। ए के साथ डी लगा है तो इसके सापेक्ष समाकलन है। समाकलन ए के सापेक्ष है तो ए के अलावा बाकी जितने भी पद हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट है तो बाहर चले जाएंगे समाकलन के बाहर। तो क्या बचेगा, फाई बराबर के बाहर चला गया, क्यू बाहर चला गया और आर स्क्वायर बाहर चला गया। समाकलन में रह गया हमारे पास केवल डी ए। ठीक, अब यहाँ अर्थ क्या हुआ कि समाकलन बंद समाकलन डी ए, इसका मतलब समाकलन का मतलब क्या होता है, कुल समाकलन, यानी कुल ए की कुल वैल्यू। ए की कुल वैल्यू मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने हैं, तो डी ए का कुल कर रहे हैं। कुल का मतलब ये पूरा पृष्ठ आ गया, गोली पृष्ठ। और गोली पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बंद समाकलन डी ए का मान, तो चूंकि बंद समाकलन डी ए किसके बराबर है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या आर है तो आर ही रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अतः मान लगा दो, तो फाई बराबर क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बचा हमारे पास 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो फाई का मान कितना आ गया, के क्यू इंटू 4 पाई के बराबर आ गया। ठीक, अब देखिए के बारे में हम जानते हैं, चूंकि के बराबर कितना होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 ऐसा बना दे तो 4 ऐसे बना देते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू है और ब्रैकेट में है 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा हमारे पास, तो फाई का मान हमारे पास बचा, क्यू ऊपर बचा और नीचे एप्सिलॉन नॉट। यही अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि किसी भी गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग। एक ही आवेश है तो क्यू आया, यहाँ पर आवेश Q1 + Q2 होता, तो क्यू के स्थान पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर Q1 + Q2। 2 क्यू होते तो Q + Q यानी 2Q हो जाता है। 3 होते तो Q + Q + Q तो 3Q हो जाता है। 3 + के और 2 - के होते तो +Q + Q + Q, 3 तो 3Q हो जाते। 2 - के होते तो -के 2Q तो 1Q बचता। तो जो भी आता है यहाँ पर आवेश, उस सभी आवेशों का क्या हो गया, बीजगणितीय योग। एक ही आवेश है तो एक आवेश, दूसरा आवेश 0 है तो Q + 0 हो गया। तो बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरीके से हमने इसका सत्यापन कर दिया, किसके लिए, किसी नियमित आकृति के पृष्ठ के लिए। तो क्या काम किया, एक बार दोबारा समझेंगे। एक गोलीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या r है और केंद्र O है। इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र O पर कोई आवेश है Q उपस्थित है। इसके कारण पूरे गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उस फ्लक्स की हमको गणना करनी है। पूरे से निकालने के लिए इसका एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। तो हमने बिंदु P पर एक, इसकी जो परिधि है, सतह है, उस पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं। उस पर एक क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा लेते हैं, माना उसका परिमाण dA है। dA की दिशा तल के लंबवत होती है तो dA वेक्टर इसके तल के लंबवत होगा। लेकिन P बिंदु से O तक की दूरी r है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना आएगा, KQ/r²। दिशा कैसे होती है, तो r की दिशा प्लस का है तो बाहर की ओर और माइनस का होता है तो अंदर की ओर। तो इस रेखा के अनुदिश बाहर की ओर E वेक्टर हो गया। चित्र में हम देखते हैं कि E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर दोनों समान दिशा में हैं। अतः इतने छोटे से हिस्से से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उस फ्लक्स की गणना कर ली। मान लगा दिया एंगल 0, E dA बचा, E का मान लगा दिया तो KQ/r² इंटू dA। ये छोटे से बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। पूरे गोले से निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे। समाकलन बंद पृष्ठ के लिए, इसलिए समाकलन को हम बंद समाकलन कहते हैं। काम वही है, केवल चिन्ह का अंतर है। तो बंद समाकलन dA। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है फाई और समाकलन, तो कई बार लिखने में लोग गलती कर जाते हैं। तो समाकलन का चिन्ह ये होता है, इस तरीके से बनाना है आपको।
तो ये तो फाई है और ये बंद समाकलन है, नहीं तो कई बार देखने में कॉपी में लिखने में गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बंद समाकलन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए, के कॉन्स्टेंट, क्यू कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, समाकलन डी ए। डी ए छोटा सा क्षेत्रफल है, समाकलन का होता है पूरा क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल किसका होगा? इस गोलीय पृष्ठ का। गोलीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मान लगा दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या? के बचा, क्यू बचा, 4 पाई बचा। के का मान हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मान लगाएंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, केवल ऊपर क्यू बचेगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही अपने को सिद्ध करना है। तो ये होगी आपकी गॉस की प्रमेय और उसका सत्यापन। किसके लिए? तो नियमित आकृति की वस्तु के लिए। जब कोई रेगुलर शेप है उसमें हमने गोला मान लिया, उसके लिए हमने इसकी गणना कर ली। अब अगला करने वाले हैं अपन अनियमित आकार की वस्तु के लिए, देखेंगे। अब दूसरा करना है अपने को किसी अनियमित आकार की वस्तु के लिए। तो अनियमित आकार की वस्तु के लिए हम कोई ऐसी शेप ले लेते हैं जिसको हम देखकर नहीं पहचान पाए क्या है। उदाहरण के तौर पर हमने कोई अनियमित आकार की कोई ये एक वस्तु ले ली, एक इरेगुलर शेप है, और कहने को तो इसको अमीबा बोल सकते हो, लेकिन ये कोई एक ऐसी शेप नहीं जिसके बारे में आप जानते हो, कॉन्फिडेंट है कि आप ये क्या है। इसमें हमने माना कोई ओ बिंदु है जहाँ पर प्लस का क्यू आवेश उपस्थित है। इस आवेश के कारण पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उस फ्लक्स की हमको गणना करनी है। तो हमने माना कि यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, उस बिंदु P के बारे में विचार करते हैं। तो इसके कारण आर दूरी पर बिंदु P है, उस पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ये ई वेक्टर होगी। कहाँ पर? P बिंदु पर। ये इसका ये हिस्सा हमने मान लिया एक छोटा सा है जिसका कोई ना कोई क्षेत्रफल है, और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है, तो इस तल के लंबवत ये डी ए वेक्टर हो गया। हमने माना ई वेक्टर और डी ए वेक्टर परस्पर थीटा कोण बनाते हैं। कितना कोण बनाते हैं? थीटा। बात समझ में आ गई? अब क्या काम करना है? अब देखिए ये छोटा सा जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बिंदु ओ पर कोई ना कोई ठोस कोण बनाएगा। तो हमने मान लिया ये जो ठोस कोण इसके द्वारा बनेगा, ये कोई ठोस कोण बनता है। दूरी तो आर थी, तो ठोस कोण हमने मान लिया ये डी ओमेगा है। कैपिटल स्मॉल कुछ भी अपन कैपिटल ए से दर्शाए तो कैपिटल मान लें। तो ये डी ओमेगा ठोस कोण बनाता है। तो क्या है? दोबारा देखेंगे। अनियमित आकार की कोई वस्तु है, उस वस्तु से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की हमको गणना करनी है। इसके कोई बिंदु ओ पर आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, इस आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसकी सतह पर, वहाँ से हम फ्लक्स की गणना करेंगे, समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण फ्लक्स से हो जाएगा। बिंदु पी का क्षेत्रफल डी ए है, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के साथ किसी कोण थीटा पर हैं। इस क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु ओ पर बनने वाला ठोस कोण डी ओमेगा है, और बिंदु पी से ओ तक की जो दूरी है वो आर है। ये आधार पर हम गणना करेंगे तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर क्या होता है? के क्यू, और दूरी r है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एज इट आएगा, दूरी और आवेश के दोनों के मान पर निर्भर करता है। तो आवेश क्यू है, दूरी r है, तो आर स्क्वायर आ गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेना होता है तो अपन चलो बाद में लेंगे। तब अब बिंदु P से जो क्षेत्रफल है उसके बारे में विचार करें। बिंदु P से निर्गत फ्लक्स, बिंदु P से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा उसके बारे में विचार कर लो। तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चित्र में हमको दिखाई दे रहा है ई और डी ए एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं, तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई का मान लगा दो तो डी फाई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। डी फाई बराबर के क्यू, इसमें हम बचे हुए को सेपरेट करते हैं तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं, ध्यान कीजिए। क्या पढ़ा था? डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? डी ओमेगा के बराबर आया ना, तो डी ओमेगा के बराबर हो गया। अतः ये क्या चीज़ है? ये ठोस कोण। अतः
डी फाई का मान कितना हो जाएगा, तो डी फाई का मान हो जाएगा के क्यू इंटू डी ओमेगा। ओमेगा हमने कैपिटल लिया है तो डी ओमेगा। ठीक है, ये फ्लक्स आ गया। कहाँ से गुजरने वाला, एक छोटे से बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, छोटा सा जो क्षेत्रफल है उससे इतना फ्लक्स गुजरेगा, तो पूरे आकृति से कितना गुजरेगा, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, समाकलन। तो फाई बराबर बंद समाकलन डी फाई, डी फाई का मान लगा दिया तो बंद समाकलन डी फाई का मान कितना है, तो के क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा, तो ओमेगा के सापेक्ष, इसको छोड़कर बाकी चीज़ कांस्टेंट, तो फाई बराबर के और क्यू बाहर आ गया, बंद समाकलन आ गया डी ओमेगा। देखिए कल जब आपको ठोस कोण पढ़ाया था उसमें बताया था, चूंकि बंद समाकलन डी ओमेगा मतलब कुल कोण, कुल ठोस कोण, और कुल ठोस कोण कितना होता है, सॉल्व करके बताया था, इसका मान होता है 4 पाई। वृत्त के द्वारा बनने वाला कुल रेखीय कोण तो होता है 2 पाई, और किसी गोले के द्वारा बनने वाला कुल ठोस कोण कितना होता है 4 पाई। मान लगा देंगे तो अतः फाई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 4 पाई। के का मान लगा दो, तो के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू में 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो फाई का मान कितना आ जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। यही अपने को सिद्ध करना है। तो चाहे आकृति नियमित हो चाहे आकृति नियमित हो, यानी किसी भी प्रकार की आकृति है उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, तो उसके लिए हमको और किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करना है कि कितना फ्लक्स गुजरेगा, उस फ्लक्स की गणना करने के लिए हम क्या काम करेंगे, जितना भी आवेश है उन सभी आवेशों को जोड़ लेंगे और उस योगफल में भाग दे देंगे किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्या चीज़, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ गई। तो चाहे नियमित आकृति हो चाहे अनियमित आकृति हो, दोनों प्रकार की आकृतियों के लिए हमने गॉस की प्रमेय का सत्यापन कर लिया। कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए ज़रूर आपके कई जो व्यूज़ हैं वीडियो के बहुत कम आ रहे हैं, इस समय सभी लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसको रेगुलर वे में देखना शुरू कीजिए। थैंक यू।